अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एटर्नल जर्नी पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने बैलेंस लाइफ की बात की थी और पार्ट 3 में हम बात करेंगे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल विद कल्ब सलीम इंशाअल्लाह। यहाँ हमें समझना ये ज़रूरी है, बैलेंस लाइफ स्टाइल ज़रूरी। बैलेंस लाइफ स्टाइल ज़रूरी इसलिए है कि ताकि आप उतना खाना खाएं जितना आपके वजूद को ज़रूरत है, ना कि आप उतना खाना खाएं जितना आपकी नफ्स को ज़रूरत है। क्योंकि कल्ब सलीम की खुराक ज़िक्र अल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का तवक्कल है, अल्लाह की रज़ा है। बाकी जितना हम खाते हैं वो सब हमारे नफ्स को फीड हो रहा होता है, जो हमारे नफ्स की नसोनुमा कर रहा होता है। तो इसलिए लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है कि आप उतना खाएं, उतना सोएं, उतना बोलें, उतना देखें जितना आपके वजूद को ज़रूरत है। क्योंकि वजूद के अंदर आपके दिल है और हिसाब आपने अपने कल्ब का देना है, अपने नफ्स का देना है। अगर आपने अपने नफ्स को ने ताबिक कर लिया तो आपका दिल कल्ब सलीम बन सकता है। अब इसी तरह आपका सोना जो है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हम सोएंगे तो हमारा वजूद अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो सोते हुए हील करता है, और वो भी कुछ मखसूस टाइम है उसमें। अगर आप सोते हैं तो मतलब रात के पहले हिस्से अगर आप सो लेते हैं तो आपका वजूद आपको खुद ब खुद हील कर लेगा। आपके वजूद में गट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि जिसे किसी भी डॉक्टर की, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और वो गट सिस्टम जब प्रॉपर काम करेगा, जब उस गट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी खुराक होगी और आपकी थॉट्स होंगी। वो पूरी यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि सोना और खाना ये दोनों हमारे वजूद के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर जो सोच हमारी थॉट्स डेवलप होती हैं उसका रूल आ जाता है, जिसमें हमारे नफ्स अगर हमारी ताबे ना हो तो वो हमें मैनिपुलेट कर लेता है। अब वो थॉट्स को देख लो तो थॉट्स के अंदर जो फंक्शंस है ब्रेन में हमारे, वो साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं और उसके अलावा इमोशंस भी हो, जिसे कहते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। तो इसमें बैलेंस हमारा ख़राब हो जाता है। जब इसमें हमारा बैलेंस ख़राब हो जाता है तो हमारे डिसीजंस जो हैं वो गलत होते हैं, या हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो हमारा रिएक्शन में चेंज हो जाता, जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और हम पहले बात कर चुके हैं कि हर ताल्लुक का हिसाब हमने देना है। और ताल्लुक चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स से हो, चाहे हमारे अहले मोहल्ला से हो, चाहे हमारे सोशल सर्कल से हो, किसी से भी हमारा ताल्लुक, चाहे पेट से हो, चाहे किसी से भी है। हर ताल्लुक वो है जो मैंने बताया कि हमारे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, चाहे वो आई कॉन्टेक्ट हो या हमारा फिजिकल इंटरेक्शन है। हर ताल्लुक का साथ देना है। ताल्लुक के ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हमारे सोशल ताल्लुक होते हैं, या फिर हमारे फैमिली के ताल्लुक होते हैं, या हमारे पेट्स के ताल्लुक होते हैं। ये तीन इम्पॉर्टेंट है हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ में। और सबसे बढ़कर ताल्लुक जो है वो कि अहमियत उस ताल्लुक को है जिसमें अल्लाह शामिल है। और अल्लाह जो भी ताल्लुक में शामिल होगा, जब आपके दिल में रहम होगा, आपका दिल कल्ब सलीम की तरह धड़केगा और आपको किसी भी ताल्लुक में सबसे पहले अल्लाह याद आएगा। हत्ता कि आपका जो फर्स्ट ताल्लुक है वो कह लें कि अपने माँ बाप से होता है, अपने बीवी बच्चों से होता है। इसीलिए कुरान में बाकायदा मेंशन है कि लगा दें आप अपना माल, अपना शोहरत, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे सब अल्लाह की राह में लगा दो। जिसकी हमें मिसाल वाज़े तौर पे जो है वो सहाबा किराम की लाइफ को अगर स्टडी करें तो वाज़े मिसालें हमें मिलती हैं कि किस तरह से सहाबा किराम का दिल जो है वो धड़कता था, किस तरह से वो इल्म हासिल करते थे। और उनकी सीरत सबकी आप जब पढ़ेंगे सीरत मुबारक तो
फिर ही ये इल्म हासिल होगा, फिर ये दिल जो है वो अ, नरम होगा। क्योंकि सख्त दिल में अल्लाह नहीं रहता। जब दिल पर कुरान उतरेगा तो ये ऑटोमेटिकली दिल नरम हो जाएगा। नरम दिल मतलब रहम दिल मतलब कल्ब सलीम। तो यहाँ पर हमने बात कर ली अब सोने की, खाने पीने की और ताल्लुक की। ये एक इंसान की ज़िंदगी में सारे मामलात का निचोड़ है, मतलब इसी के ऊपर बेस करते हैं सारे ज़िंदगी के मामलात। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल को बहुत सिंपल रखना चाहिए, और इतना सिंपल कि इसको आप समझना चाहें तो आपको यकीनन 2-4 सीरतुन नबी की किताबें तो पढ़नी होंगी, और फिर जो है आपको ये क्लैरिटी हो सकती है। हदीस की रहनुमाई में आप चाहें तो स्टडी करें, तो बल्कि करनी चाहिए। और हदीस भी आपके सामने होनी चाहिए, कुरान भी सामने होना चाहिए, सीरतुन नबी भी सामने होनी चाहिए। फिर आप रिलेट कर सकेंगे कि अल्लाह ने कौन सी वही, कौन सी आयत, कौन सी सूरत, किस वक्त, किस सिनेरियो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे उतारी, और क्यों उतारी, क्या समझाना चाहा, क्या पैगाम था, क्या हिदायत थी, क्या अमल कराना था, नफ्स को किस तरह से उसमें कंट्रोल किया गया, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमोशंस क्या थे, उस वक्त बैकग्राउंड सिनेरियोज क्या थे, उस वक्त हिस्ट्री को लेके सिनेरियोज क्या बनते थे। बच्चे अगर आप मुझसे कुछ शॉर्टली जानना चाहें तो मैं अपना इल्म सिर्फ यहाँ पर इतना सा ही शेयर करूँगा कि बैलेंस लाइफ स्टाइल के लिए आप ज़रा एक चीज़ पर गौर करें कि अल्लाह ने किस तरह से पूरी कायनात का बैलेंस किया हुआ है। मतलब चांद सूरज अपने मदार में चल रहे हैं, जितने सयारे हैं, जितने कायनात के अंदर सारे निज़ाम जो है अपने अपने मदार में अपने अपने वक्त के मुताबिक चल रहे हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, हर चीज़ जो है वो अपने मदार में चल रही है, बैलेंस है। कुछ भी एक डॉट भी इधर से उधर हुआ तो वो बिग बैंग थ्योरी अगर नहीं पढ़ी किसी ने तो उसको ज़रा उसके रिसर्च पेपर्स को ज़रा देख लो। वो भी जो है वो अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी कि बिग बैंग थ्योरी भी जो है वो फेल हो गई। मतलब अभी तक कोई ये राज जान नहीं सका कि ये कायनात जब वजूद में आई तो किस तरह से आई। मतलब अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई तो सबसे पहले क्या था। अब ये इस तरह के फजूल सवालात, फजूल तो नहीं कहूँगा, मतलब इर्रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो मतलब हमें उससे क्या, हमें हमारे अमाल से मतलब होना चाहिए। इल्म तो बेशक ले लेना चाहिए, जहाँ से भी, जितना भी, जैसे भी मिल रहा है इल्म ले लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म का, किसी भी लेवल का हो। हाँ, शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई भी रील, कोई पोस्ट, कोई मैसेज, कुछ भी आ जाता है तो आप उसको शेयर करने से पहले सोचेंगे ना। अगर नहीं सोचेंगे, उसको लाइक दे देंगे, उसको शेयर कर देंगे, उसके ऊपर कमेंट कर देंगे, तो ये आपके अमाल में शामिल हो रहा है। आपने किसी फिल्म, नाच, गाने, ड्रामे, फजूलियात को आपने उठा के शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, आप उसके ऊपर इवन के रोक गए अगर, तो वो भी आपके अमाल में शामिल है। वो अल्लाह आपके अमाल में रोज़े महशर में दिखाएगा कि इस वक्त ये चीज़ तेरे सामने आई थी, तो स्क्रॉल कर रहा था, तो इसके ऊपर रुका क्यों? मैंने जो मैसेज दिया था तो उसके ऊपर नहीं रुका, तूने वो शेयर नहीं किया जो मैंने इल्म दिया, तूने फजूलियात जो है वो शेयर कर दी। तो हर चीज़ का हिसाब है और देना है हर लम्हे का। अल्लाह ने जो बेसिक सवाल हैं रोज़े महशर में वो यही हैं कुछ, कि जिसमें एक टाइम का दिया, हर लम्हे का मतलब, टाइम का मतलब हर लम्हा हो गया। आपको इतनी लंबी ज़िंदगी दी, आपने क्या जग मारा जाके, तो अब तक यहाँ वाज़े हो जाना चाहिए, हो गया होगा इंशाल्लाह, कि लाइफ स्टाइल को बैलेंस करने कितना ज़रूरी है। और ये टाइम मैनेजमेंट के बगैर नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बट मैं अपना नॉलेज जो शेयर करूँ तो वो सिंपल है कि एज अ मुस्लिम अगर कुरान और सुन्नह को फॉलो कर लिया जाए तो इससे अच्छा कोई टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम नहीं हो सकता। सुबह फजर में उठना, किसी न्यूरो साइंटिस्ट से पूछ लें कि 3 से 5 के दरमियान उठना ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, साइकोलॉजिकल माइंडसेट के लिए
इमोशंस के लिए, गट सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर फास्टिंग 12 से 14 घंटे की न्यूरो साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि बहुत बेनिफिशियल है। मतलब कि हमारे जो रमज़ान होते हैं, और रमज़ान हमें इसलिए दिया गया कि उस प्रैक्टिस को हम आगे कंटिन्यू रखें, कि 1 महीना ये प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आगे तुमने इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है इतनी। और ये नहीं कि आपने रेगुलर ही जो है आपने रोज़े रखने हैं, नहीं, आपने महीने में 2 भी रख सकते हो। आप महीने में आप अपनी रूटीन कंसिस्टेंसी बना सकते हो, चाहे 2 की बनाओ। महीने में मतलब 15-15 रोज़ में एक रख लिया, या मुबारक महीने आते हैं उसके अंदर 10-10 रोज़े आप रख सकते हो, किसी में 6 रख सकते हो। तो अभी ज़िलहज में जो ये 6 रोज़े आप रख सकते थे, इसी तरह आप केले मुहर्रम में कोई 9-10 को रख लेता है, कोई 10 रख लेता है, कोई जिसका जो दिल करता है वो उस तरह से अपनी प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग जो बनाए हुए मिथ उसके अकॉर्डिंग रख लिए जाते हैं। बट जो सुन्नत है वो जुमेरात की और पीर की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हफ्ते में भी 2 रख सकते हैं, 15 दिन में 2-3 रख सकते हैं, महीने में 6 हो जाते हैं। तो कोई ही रूटीन कंसिस्टेंसी रखनी है वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो दोपहर में आप जो है वो सुबह आप नाश्ता कर लें, फजर वजर पढ़ के नाश्ता, एक्सरसाइज अपना करके वॉक करते हैं तो वो करके फिर आप नाश्ता कर लें 7:30-8 बजे तकरीबन। फिर उसके बाद आप दिन में अगर कुछ लेना चाहें हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह, मतलब कि आपने कोई दलिया, आपने कोई सब्जी कुछ ले लिया, दही ले लिया, फिर उसके बाद आप लोग दोपहर जोहर की रोटी वोटी के बाद आप हल्का सा कुछ खा के फिर आप घंटा आधा घंटा कैलूला कह लें जिसे, रेस्ट कर ले। रेस्ट करके आराम से आप जो है वो मगरिब तक वक्त गुजार सकते हैं। दोबारा आपको एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है आपके, जो आप 3 बजे अगर उठते हैं ताजु को, तो आप आराम से 2-3 बजे आधा 1 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ना भी करें तो आप आराम से 9-10 बजे तक सो सकते हैं। अगर आप ईशा के बाद खाना खा के 1-2 घंटे के बाद आप आराम से 10 बजे 10:30 बजे भी सो सकते हैं। अब पहला हिस्सा आप सो के गुजार दें 1:30-2 बजे तक, 1:30 बजे तक पहला हिस्सा होगा रात का, तो वो आप गुजार दें सोकर, उसमें आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। रात को थोड़ा लाइट खाना खाना है, सिंपल सी रूटीन है, सिंपलिसिटी अपनानी है और आपकी लाइफ कब कुछ बैलेंस हो जाएगी। मतलब आपका लाइफस्टाइल बैलेंस लाइफस्टाइल हो जाएगा अगर कुरान और सुन्नत को फॉलो कर लिया जाए।